फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मेलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल। फ्रेंड्स, ये इस मूवी का पार्ट 2 है। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले उसे देख लीजिए, नहीं तो शायद आपको पार्ट 2 में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। न जाने क्यों उस शैतानों की रानी और मूर नाम के जादुई जंगल की रक्षक मेलेफिसेंट से सब नफरत करते थे। ये सच है कि मेलेफिसेंट का दिल अमावस की तरह काला था, लेकिन मासूम ऑरोरा के प्यार ने उसे पूर्णमासी के जैसा बना दिया और मेलेफिसेंट के प्यार से ही उसका श्राप टूट गया। लेकिन जब जब ये कहानी दोहराई गई, न जाने कैसे उसकी अच्छाइयों को भुला दिया गया और मेलेफिसेंट की बुराइयां बन गई पत्थर की लकीर। फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत होती है मूर नाम के जादुई जंगल से। हम देखते हैं कि 3 इंसान चोरी से रात के अंधेरे में मूर के जादुई जंगल में घुस रहे हैं और वहाँ से सोते हुए क्रिएचर्स को चुराने की कोशिश करते हैं। एक क्रिएचर उनसे बच के दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, एक चोर उसके पीछे भागता है। इतने में हमें सींग वाला एक इंसान दिखाई देता है। हमें उसका चेहरा साफ नहीं दिखाया गया और देखते ही देखते उस सींग वाले इंसान ने बाकी के दोनों चोरों को मौत के घाट उतार दिया। इधर दूसरा चोर जो कि क्रिएचर के पीछे भाग रहा था, उसे कुछ रूहानी फूल दिख जाते हैं। वो क्रिएचर के साथ एक रूहानी फूल को भी अपने साथ ले लेता है और बाकी के चोरों के चिल्लाने की आवाज सुन के वो भागकर अपने राज्य वापस आ जाता है। वो बिना देरी के उस क्रिएचर को राजमहल में किसी को बेच देता है। खरीदने वाले को उस क्रिएचर के साथ चोर के जेब में रूहानी फूल भी दिख जाता है, जिसे वो उस चोर से छीन लेता है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं मूर राज्य के सभी क्रिएचर्स ऑरोरा के दरबार में पहुंच रहे हैं। ऑरोरा उनसे बोलती है लापता परियों को ढूंढने के लिए एक टोली को रूहानी बगीचे में भेजा गया है। जब तक उनका पता नहीं चलता तलाश जारी रहेगी। साथ ही सबको सीख देती है कि हम इंसानों और परियों को साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इतने में एक छोटा क्रिएचर उसके साथ खेलते हुए उसका ताज लेकर भाग जाता है और भागते हुए उसके ताज को दूर फेंक देता है, जिसे उठाते हुए ऑरोरा को फिलिप दिखाई देता है। ऑरोरा पूछती है, फिलिप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलिप बोलता है, इंतजार। यहाँ ऑरोरा समझ जाती है कि फिलिप के कहने पर ही छोटा क्रिएचर उसे यहाँ तक लाया है। बातों बातों में फिलिप उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है और बिना देरी के ऑरोरा भी शादी के लिए मान जाती है। सारे परियां खुशी से झूम उठती है। डेविल तुरंत ही ये खबर लेकर मेलेफिसेंट के पास जाता है। खबर सुनकर मेलेफिसेंट बहुत नाराज हो जाती है। वो सीधे ऑरोरा के पास पहुंचती है। पहले तो वो ऑरोरा को फिलिप से शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में ऑरोरा की खातिर मान जाती है। इधर राजमहल में ये खबर सुनते ही महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं महारानी हमें कुछ नाखुश दिखती है, लेकिन अपनी नाखुशी को छुपाते हुए वो युवराज को गले से लगा लेती है। साथ ही शाम की दावत के लिए मेलेफिसेंट और ऑरोरा को भी इनवाइट कर देती है। हम देखते हैं कि महारानी एक गुप्त रास्ते से तहखाने में जाती है, जहाँ परियों को मारने के लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि महारानी मेलेफिसेंट से नफरत करती है, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है ये हमें नहीं पता चलता। खैर, हम देखते हैं तय समय पर मेलेफिसेंट डेविल और ऑरोरा के साथ फिलिप के राज पहुंचती है। उनकी एंट्री देखकर राज्य की जनता बहुत डर जाती है। अब राजमहल पहुंचने पर सभी उनका स्वागत करते हैं। सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठते हैं और बातों बातों में महारानी मेलेफिसेंट को उस श्राप को याद दिला देती है जिसकी वजह से ऑरोरा की जान पे बनाई थी, जिससे मेलेफिसेंट गुस्सा हो जाती है और महारानी के बिल्ली को फ्रीज कर देती है। ऑरोरा और महाराज मौके को संभाल लेते हैं, लेकिन महारानी एक बार फिर से मेलेफिसेंट को गुस्सा दिलाते हुए बोलती है कि अब फाइनली ऑरोरा को उसके असली माँ का प्यार मिलेगा। ऑरोरा अब इंसानों की तरह ही रिश्ते निभाना सीखेगी। ये सुनते ही गुस्से में मेलेफिसेंट चेयर को पीछे धक्का मारते हुए अपने पंखों को फैला लेती है। महारानी बोलती है, हमने गलती की एक डायन को घर बुलाकर। सिपाही मेलेफिसेंट पर हमला करने ही वाले थे कि वो सबको जादू से पीछे कर देती है। अमन की चाह रखने वाले महाराज अपनी आंखों से ये सब देखकर जमीन पर गिर जाते हैं। मेलेफिसेंट ऑरोरा को बोलती है, अब इनसे कोई रिश्ता नहीं होगा, घर चलो अभी। इतने में महारानी बोलती है कि मेलेफिसेंट ने महाराज को श्राप दिया है। ये सुनकर ऑरोरा नाराज हो जाती है और मेलेफिसेंट की बातें न मानकर महाराज के पास जाके बैठ जाती है। वो मेलेफिसेंट को बोलती है कि प्लीज परिमा महाराज को जगा दीजिए, लेकिन मेलेफिसेंट उसकी बातें न मानकर चली जाती है। साथ में डेविल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में कोई महल के छत से मेलेफिसेंट के ऊपर एक लोहे की गोली से निशाना लगा देता है, जिससे मेलेफिसेंट बहुत जख्मी होकर नीचे समंदर में गिर जाती है। इधर ऑरोरा मेलेफिसेंट को ढूंढते हुए मूर के जंगल में पहुंचती है, जिससे मेलेफिसेंट वापस आकर महाराज का श्राप खत्म कर सके। उसे डेविल से पता चलता है कि मेलेफिसेंट यहाँ भी नहीं है और उसे नहीं पता कि मेलेफिसेंट कहाँ गई है। उधर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट डूबने ही वाली थी कि कोई उसे बचा लेता है, जो कि उसी के ही जैसा है और उसके भी मेलेफिसेंट के जैसे ही पंख है। एक सिपाही ये सारी घटनाएं महारानी को जाकर बताती है कि मेलेफिसेंट के जैसे ही उसने एक और जानवर को देखा जिसने मेलेफिसेंट को डूबने से बचाया, जिसे सुनते ही महारानी तुरंत जंग की तैयारी शुरू कर देती है। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि घायल मेलेफिसेंट को होश आ गया है।
वो अपने आप को एक ऐसी जगह देखती है जहाँ वो पहले कभी नहीं आई। कुछ आवाजें सुनकर वो आगे बढ़ती है और आगे का नजारा देखकर वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ उसके ही जैसे कई लोग मौजूद हैं और वो उसी गोली के बारे में बातें कर रहे हैं जिसे मेलेफिसेंट को घायल किया गया था। वो इंसानों से बदला लेने के बारे में बातें कर रहे थे। मेलेफिसेंट उनसे पूछती है, कौन हो तुम? और इसका जवाब देने के लिए उसमें से एक, जिसने मेलेफिसेंट की जान बचाई थी और जिसका नाम कोनल है, वो मेलेफिसेंट को अपने साथ उसी गुफा के रास्ते एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहां दुनिया से बच के मेलेफिसेंट के जैसे ही काफी सारे परी रहते हैं। लेकिन मेलेफिसेंट खास है। कोनाल बोलता है, तुम कालरक्ष हो, हमारी तरह। कुछ लोगों को दिखाते हुए वो बोलता है, बस हम इतने ही बचे हैं, इंसानों से दूर, उनसे छुपकर। जैसे जैसे इंसानों की तादाद बढ़ती गई, कालरक्ष झुकने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए धरती के कोने कोने में छुपना पड़ा, मगर बहुत से लोग कुर्बान हो गए। मेलेफिसेंट हैरानी से ये सब देखती और सुनती गई। वो आगे बोलता है, एक वक्त ऐसा था जब हम धरती के हर कोने में पाए जाते थे और अब हम इस गुफा की पनाह में आ चुके हैं, जो कि हमारे पुरखों का घर है। कुणाल आगे बोलता है, हमारे बच्चों को उड़ने के लिए पंख तो मिले, पर इंसानों ने वो आसमान नहीं दिया। मेलेफिसेंट बोलती है, इन्हें पंख मैं दूंगी। कुणाल बोलता है, पर कैसे? इंसानों से जंग छेड़कर? मेलेफिसेंट बोलती है, मैंने जिंदगी भर इंसानों से जंग ही तो की है। कुणाल बोलता है, पर एक को छोड़कर, वो एक जिसको तुमने अपनाया और बड़ा किया। मतलब हर इंसान से नफरत करना जरूरी नहीं, हम जी सकते हैं बिना डरे, बिना जंग के, अगर हम मिलकर कोशिश करें। मेलेफिसेंट बोलती है, ये नामुमकिन है। उधर मेलेफिसेंट को ना पाकर ऑरोरा वापस राजमहल पहुंचती है। ऑरोरा के साथ छुपकर एक क्रिएचर भी राजमहल पहुंचता है, लेकिन वो जल्द ही तहखाने में बंदी बना लिया जाता है। वो देखता है कि परियों को मारने के लिए हथियार के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। महारानी ऑरोरा से उसकी खैरियत पूछती है। ऑरोरा महारानी को बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई। महारानी ऑरोरा को मेलेफिसेंट के खिलाफ भड़का देती है और 3 दिन बाद ऑरोरा और फिलिप की शादी का ऐलान करवा देती है, जिसमें मूर देश के सभी निवासियों को स्ट्रिक्टली इनवाइट किया गया। खबर सुनकर सभी मूरवासी खुशी खुशी शादी में पहुंचते हैं। इधर महल में ऑरोरा मेलेफिसेंट के लापता होने से कुछ उदास है। उधर कोनाल मेलेफिसेंट को एक मरे हुए जीव के अवशेषों को दिखाते हुए बोलता है, ये है फिनिक्स। कहा जाता है कालरक्षों का दौर सदियों पहले इसी अमर पक्षी से शुरू हुआ था। तुम उस नस्ल की आखिरी निशानी हो, तुम्हारी रगों में उसी का खून है, तुम उसी का अवतार हो। जिंदगी और मौत, विकास और विनाश तुम्हारे ही हाथों में है, मगर सृष्टि की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, बदलाव की ताकत। तुमने खुद को बदल दिया, ऑरोरा को पाला, तुमने अपना दर्द भुला दिया। एक बार फिर तुम्हें भूलना होगा अपना दर्द, अपना गुस्सा, बदलना होगा तुम्हें। इंसानों के साथ अमन कायम करने में हमारी मदद करो, क्योंकि तुम कालरक्षों की आखिरी उम्मीद हो। वो आगे बोलता है, बस अब मूर देश ही इंसानों से अछूता बचा है और फिर भी तुमने एक इंसान को उसकी रानी बनाया। अमन की शुरुआत है तुम्हारी बेटी। मेलेफिसेंट बोलती है, मेरी कोई बेटी नहीं, उसने दुश्मन को गले लगाया है। इतने में बोरा आकर ऑरोरा और फिलिप की शादी की खबर देता है। ये सुनकर मेलेफिसेंट उदास हो जाती है। उधर परियों को मारने के लिए महारानी के तहखाने में तैयारी जोरों से चल रही है, जिसके लिए भारी मात्रा में रूहानी फूलों की जरूरत है, जो सिर्फ मूर के जंगल में ही पाया जाता है। इसलिए महारानी मूर राज्य पर हमला करने का हुक्म देती है। इधर हम देखते हैं सभी कालरक्ष बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मेलेफिसेंट को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि किसी ने मूर राज्य पर हमला किया है। परेशान मेलेफिसेंट तुरंत ही अपने राज्य वापस जाती है। साथ में बोरा और कोनाल भी उसके साथ जाते हैं। मेलेफिसेंट रूहानी बगीचे में पहुंचकर देखती है कि सभी रूहानी फूल गायब है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है। इतने में छुपे हुए महारानी के सिपाही मेलेफिसेंट पर हमला कर देते हैं। कोनाल तुरंत ही सामने आकर मेलेफिसेंट को बचाता है और खुद जख्मी हो जाता है। खतरे को भांपकर मेलेफिसेंट अपने आप को कोनाल के साथ जादू से कवर कर लेती है। बोरा सभी सिपाहियों को अपनी ताकत से मार गिराता है। आगे हम देखते हैं कि मूर राज्य के सभी निवासी राजमहल पहुंच रहे हैं, मगर सिपाही आम लोगों को राजमहल के अंदर जाने से रोक रहे हैं। सिपाहियों का कहना था कि पहले मूर लोग ही अंदर जाएंगे। डिएवल को ये सब कुछ अजीब लगता है। वहीं फिलिप उदास ऑरोरा को खुश करने के लिए एक रूहानी फूल देता है। ऑरोरा के पूछने पर वो बताता है कि ये फूल उसे महारानी के कमरे से मिला था। ये सुनते ही ऑरोरा को सब कुछ समझ आ जाता है। वो चुपके से तहखाने में पहुंचती है और वही शापित चरखा देखती है जिससे उसको कभी श्राप मिला था। उसके नजदीक जाते ही उसे ये समझ आ जाता है कि महाराज के ऊपर भी इसी से हमला हुआ है और उसकी परी माँ को फंसाया गया था। साथ ही उसको वहाँ पर सारी लापता परियां भी दिख जाती है। जल्द ही ऑरोरा को अपनी गलती का एहसास होता है। महारानी आकर ऑरोरा को गिरफ्तार करवा लेती है और साथ में मेलेफिसेंट से नफरत करने की वजह भी बताती है। महारानी बताती है, मेरे पिता की रियासत मूर देश की सीमा से सटी हुई थी। एक बार ऐसी बेरहम सर्दी पड़ी कि फसलों पर पाला पड़ गया और लोगों को तकलीफों से गुजरना पड़ा।
हमने देखा कि सरहद के उस पार बस्ती में खुशहाली थी। मैं और मेरा भाई चाहते थे कि हमारे जरूरत का सामान छीन ले, लेकिन मेरे पिता को परियों की मेहरबानी चाहिए थी। उन्होंने मेरे भाई को सरहद पार भेजा। वो कभी नहीं लौटा। उन्होंने मेरे भाई को मार दिया और बदकिस्मती से मेरी शादी भी अमन की चाह रखने वाले के साथ हुई। और तो और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मेरा बेटा भी अपने पिता की ही तरह अमन की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ अमन नहीं होगा। उधर घायल कुणाल अपना अमन का वादा याद दिलाकर दम तोड़ देता है। हम देखते हैं सारे मूर निवासी बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी को हॉल में बिठाकर बाहर से दरवाजे को अच्छे से बंद कर दिया जाता है, अंदर कत्लेआम शुरू करने के लिए। एक सिपाही के संगीत शुरू करते ही लाल रंग का पाउडर पूरे हॉल में फैल जाता है, जिसके चपेट में आते ही सारे क्रिएचर्स फूल में तब्दील हो जाते हैं। अंदर हंगामा शुरू हो गया। सभी मूर निवासी बस छुपने की जगह तलाश करते हैं। ऑरोरा और डीएवल किसी तरह हॉल तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजे को खोलने में नाकाम रहते हैं। ऑरोरा फिलिप को बताती है कि इन सब के पीछे तुम्हारी माँ का हाथ है। उधर अंदर एक परी देखती है कि आखिर ये पाउडर आ कहां से रहा है। लोकेशन मिलते ही वो उस पाइप में घुस जाती है और अगली बार पाउडर निकलने से पहले ही वो पाइप में ही अपना दम तोड़ देती है, जिससे पाइप जाम हो जाता है और इस तरह से ये कत्लेआम रुक जाता है। उधर महारानी ने हॉल के बाहर एक भयानक कत्लेआम शुरू कर दिया है। हम इंसानों और परियों के बीच एक खतरनाक जंग देखते हैं। फिलिप महारानी के पास आकर जंग रोकने के लिए बोलता है, लेकिन महारानी उसे गिरफ्तार करने का हुक्म देती है, लेकिन वो भागकर नीचे कूद जाता है। उसके पीछे सेनापति भी कूद जाता है। सेनापति उसे पकड़ने की कोशिश करता है। फिलिप सेनापति को सारी सच्चाई बताता है। इस बीच बोरा उनको लड़ते हुए देखकर उनके ऊपर हमला कर देता है। सेनापति भी बोरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फिलिप आकर बोरा को सारी सच्चाई बता देता है। बोरा को एहसास हो जाता है कि फिलिप अमन चाहता है। उधर कुछ सिपाही आकर ऑरोरा को पकड़ लेते हैं। ऑरोरा अपने सामने डीएवल को भालू में तब्दील होते हुए देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी परिमा कहीं आसपास ही है। जल्द ही मेलेफिसेंट महारानी के सामने पहुंचती है, लेकिन उसके सामने ऑरोरा आ जाती है और अपने किए के लिए मेलेफिसेंट से माफी मांगती है, क्योंकि उसने मेलेफिसेंट की बातें नहीं मानी थी। मौके का फायदा उठाकर महारानी मेलेफिसेंट पर हमला कर देती है, जिससे वो एक ही पल में राख के ढेर में तब्दील हो जाती है। ऑरोरा को समझ नहीं आया कि एक ही पल में उसके सामने ये क्या हो गया। वो वहीं बैठकर रोती ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। इधर महारानी ऐलान कर देती है कि मेलेफिसेंट मर चुकी है और ऑरोरा को गिरफ्तार कर लेती है। इतने में हवा चलने लगती है और सुनहरी रोशनी के साथ हमें एक आकृति दिखती है, जो कि एक पक्षी जैसी है और मेलेफिसेंट के पूर्वजों से मिलती है। मतलब हमें मेलेफिसेंट अब अपने असली अवतार में दिखती है। इतने विशाल अवतार को देखकर महारानी डर जाती है और चालाकी से ऑरोरा को धक्का मारकर किले के नीचे गिरा देती है। मेलेफिसेंट ऑरोरा को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। इधर महारानी भागकर छुपने की कोशिश करती है, जहां कई सारे कालरक्ष पहुंचते हैं उससे बदला लेने के लिए। उधर हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट को उसके असली रूप में देखकर सभी कालरक्ष उसके सामने झुक जाते हैं। मेलेफिसेंट वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। वो सबसे पहले ऑरोरा को गले से लगाती है, फिर फिलिप से पूछती है, तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो? फिलिप बोलता है, अपनी जान से ज्यादा। मेलेफिसेंट बोलती है, सही जवाब, और इसके साथ ही उस श्रापित सुई को भी तोड़ देती है। सुई के तोड़ते ही महाराज भी नींद से जाग जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ऑरोरा और फिलिप की शादी में इंसानों के साथ साथ मूर निवासी भी मौजूद हैं। हम देखते हैं कि महारानी को उसके बुरे कर्मों की वजह से मूर निवासियों के साथ थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेलेफिसेंट जादू से महारानी को एक बकरी बना देती है। ऑरोरा की शादी का जोड़ा परियों द्वारा तैयार किया गया। ऑरोरा और फिलिप एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। मेलेफिसेंट अपनी बेटी को नम आंखों से विदा करती है। हम देखते हैं कि डीएवल की आंखें भी नम हैं। साथ ही सभी प्रजा बहुत खुश है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ऑरोरा एक सुहाने दिन को देख रही है। मेलेफिसेंट पहुंचकर बोलती है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर फिक्र मत करो, नामकरण पर जरूर आऊंगी। और उड़ जाती है एक कभी न खत्म होने वाले आसमान में। वो अपने साथ कई छोटे छोटे कालवृक्षों को बिना डर के उड़ते हुए देखती है, जिसकी चाह में उन्होंने हजारों जानें गंवाई। आज कुणाल का सपना पूरा हुआ और इसी के साथ ये मूवी भी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।